हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में इंशाल्लाह हम तकरीबन कंप्लीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है, ताकि सिलेबस हमारा नहीं, ठीक है, ओके। जनरल 15 ऑडिट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रिकॉर्ड। जल्दी से हमने बाकी तो पढ़ लिया था, जो मुश्किल जो बोरिंग था, ये वाउचर रखना है, वो गेट पास रखना है, खैर ओके। जनरल फॉर्म ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे रखे जाएं, इलेक्ट्रॉनिक रखे जाएं, पेपर पे रखे जाएं, डबल एंट्री रखा जाए, सिंगल एंट्री, वो बताने लगा। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में बी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ सेफ्टी मेजर्स आर इंश्योर्ड। इसका क्या मतलब है, आप बैकअप लेते हैं, देखिए ये मेरा सारा डाटा इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका बैकअप जो है वो मैंने क्या रखना है, किसी हार्ड डिस्क में अलहदा से। अगले दिन मेरा लैपटॉप भी चोरी हो गया और हार्ड डिस्क भी चोरी हो गई। अच्छा, ये हुआ है कुछ, हाँ, क्लाउड स्टोरेज बेस्ट ऑप्शन, वो अपने फॉर्म के लिए तो लिया हुआ, लेकिन पर्सनल मैंने नहीं लिया हुआ था, फिर उसके बाद ले लिया। तो फिर क्या रखें क्लाउड स्टोरेज पे, ये ना स्विट्जरलैंड में भी आग लग जाए जहां पे। अच्छा, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिक्वायर्ड बाई कौन से वाले कम। तो एक नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में रख सकते हैं जी, रख सकते हैं। कहां पे रखना है, अगर सेफ्टी मेजर्स, वो क्या होते हैं, बैकअप रखना, क्लाउड पे रखना, एक जगह पे सिस्टम है, बैकअप को किसी दूसरी जगह पे, मैंने हार्ड डिस्क और सिस्टम इकट्ठे रखा हुआ था, वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है वो दोनों चोरी हो गए थे। खैर, बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट एट स्पेसिफाइड, हम पढ़ चुके हैं, जहां पे बिजनेस होगा सेल्स टैक्स में, जहाँ पे बिजनेस होगा, तो अगर मेन बिजनेस है, फैक्ट्री है, हेड ऑफिस कहीं है, तो ये सारा वही है ऑलमोस्ट, उससे आसान है। तो ये आपकी रीडिंग है, जस्ट रीडिंग है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कौन से वाला, सेल्स टैक्स वाला, और वो हम पढ़ चुके हैं। हम आते हैं ऑडिट की तरफ, ठीक है, ऑडिट की तरफ। लेकिन जी, आपका ऑडिट शुरू होगा, आपसे रिकॉर्ड मांगेगा, 6 साल तक के वो आपसे पिछले सारे रिकॉर्ड मांग सकता है। अगर उसको लगे आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो फिर वो बेंच मार्क रेशोज की बेस पे भी आपका फैसला। ये क्या बात हुई, अगर आप सर्विस का ऑडिट कर रहे हैं, सर्विस वाले आपको रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे, तो उसकी सेल्स, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल बाटा को देख के लगा ले, ये कहलाती हैं बेंच मार्क रेशोज। देखें, वो इतना सारा मटेरियल लेके आता है, जब 100 किलो बाटा वाले, तो उसमें 70 किलो के जूते वेट वाइज बनते हैं, या 100 पेयर बनते हैं बाटा के, तो सर्विस वाले कितने, 500 पेयर बनाएंगे वो भी। तो इसको क्या कहते हैं, बेंच मार्क रेशोज। जब आपके पास कोई चीज ना अवेलेबल हो, ये मोटी मोटी बातें पढ़ा रहा हूं, अगर कोई चीज रह गई तो फिर आप पढ़ेंगे और मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ले जी, आज ये वाली बात है, बाज दफा आपके खुद एक्सपर्टीज नहीं होती, आपके पास स्टाफ नहीं होता, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या कॉस्ट और मैनेजमेंट्स को हायर करते हैं, तो फिर उनकी भी पावर उतनी होती है जितनी किसकी होती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सॉरी, एक जो है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की होती है। क्लियर है। लेकिन जी, हम पढ़ते हैं कहीं कहीं से, अगर कहीं पे बात रुक गई, जैसे टाइम पूरा हो हम खत्म करेंगे, वापसी आके 2 या 4-5 मिनट में इसको खत्म करेंगे और न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ले जी, ऑडिट 177, 1 बजे 1-1:15 बजे हमारी क्लास होगी। ऑडिट 177, जरा आइए जी। एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल भी होगी और एक्स्ट्रा क्लास आज भी होगी। और चूँकि इस हमारी दरमियान में एक छुट्टी होगी, और ये वाला मैंने आपको कहा था वीडियो से भेजूंगा, बट आपकी फरमाइश पे ये वाला टाइम इसी को देना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, तो हो सकता है क्लास ज़रा लंबी हो, तो तैयार होके आइएगा, ठीक है। कमिश्नर आज भी और कल भी, कमिश्नर जी वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, पढ़ाने नहीं देंगे। द कमिश्नर मे कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। आपने कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में रख सकते हैं जी, रख सकते हैं, वही वाला ला दो जो भी आपके पास पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड पढ़े हैं, किसने कितने रखने हैं, 5 लाख से कम बिजनेस वाले ने कितने रखने हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है और 2.5 मिलियन से ज़्यादा है किसने रखने हैं, सेल्स वाले ने कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल हैं डॉक्टर वगैरह उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जनरल डॉक्यूमेंट सब के लिए वो भी थे। तो ये सारे जो भी रखे हुए हैं हमें ला दो, ठीक है। अंडर दिस ऑर्डिनेंस और अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स का भी कल हमने पढ़ा है, कौन कौन से कल पढ़ा है हमने रिकॉर्ड, तो वो भी मांग सकता है, वो भी मांग सकता है, किसी और कानून के तहत जो रखे हुए हैं वो भी हमें ला दो। फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर ऑफ द पर्सन, सेल्स टैक्स में भी तो आपसे एक्सपेंसेस की डिटेल मांग रहा था,
देखिए सेल और परचेज की तो मांगे, लेकिन वो जनरल एक्सपेंसेस इनवाइसेस उसने कहा था, तो सेल्स टैक्स वाले इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मांग सकते हैं, इनकम टैक्स वाले सेल्स टैक्स का। खैर, वेयर द रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ये कल हमने वहां पे भी एक्सेस पढ़ा था, इवन वीडियो लिंक वाला भी पढ़ा था। अच्छा, जो है क्या, द पर्सन शेल अलाउ कमिश्नर टू यूज द मशीन, वो जो खुदाई करती है, खैर, शेल अलाउ हिम एक्सेस टू जो है अटेस्टेड हार्ड कॉपीज, ये जो तुमने सॉफ्टवेयर इधर रखा हुआ है, लेजर जर्नल, इनकी मुझे कॉपी दे के दो, और उन कॉपी को क्या करो, साइन करो, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टैक्स पेयर, और जो है एनी अदर टैक्स पेयर, जो भी होगा जिससे साथ हो रही है, एनी अदर से मुराद है ब्लैक लिस्टिंग वगैरह में पड़ा है कि दूसरे की इनवाइसेस का भी इशू होता है। आप अगर सेल कर रहे हैं तो आपकी इनवाइस चलेगी, लेकिन अगर परचेज कर रहे हैं तो किसी और की इनवाइस, वो भी आप साइन करें, वो भी आप साइन करें। तो किस जो है इन्वेस्टिगेशन किससे हो रही है, आपसे या किसी और के डॉक्यूमेंट्स की हो रही है, तो वो सारे आप साइन करें, आप करें। कमिश्नर शैल नॉट कॉल फॉर द रिकॉर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर, जब तक नोटिस का था कि आपको नोटिस भेज सकता है, असेसमेंट ऑर्डर पास हो सकता, सारे 6 साल तक, और सेल्स टैक्स का भी था, जिस महीने में करें उससे 6 साल थे भाई। सेल्स टैक्स में भी सेल्स टैक्स में भी 6 साल है, ठीक है। जरा देखिए खुद, आपको पता, मैंने तो पढ़ा दिया जान छोड़ के। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन और वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, अगर नहीं है तो कमिश्नर शैल कंडक्ट एन ऑडिट, तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नाम की कोई चीज, अच्छा, जब रिकॉर्ड नहीं है तो फिर क्या करें, फिर आज आपने नई चीज सुनी, बेंच मार्क रेशो, सेक्टोरियल बेंच मार्क, सेक्टर के बेंच मार्क, ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर इंक्लूडिंग एग्जामिन ऑफ रिकॉर्ड रिकवरी एसेट्स लाइबिलिटी, कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, ये आपको पता है कब आया था, ये वाला सेशन 2 कोरोना में, ठीक है, जब कमिश्नर भी डर रहा था और इधर टैक्स पेयर भी डर रहा था, ठीक है। ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, सेक्टोरियल बेंचमार्क रेशो, पता नहीं क्या बला होती है, ठीक है, वेयर टैक्स पेयर नॉट फर्निश्ड रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, सर्विस वाले नहीं दे रहे तो फिर किसको देखो, बाटा वालों को, इनके मटेरियल का पता चल गया तो बाटा के मुताबिक क्या निकाल दो, इतनी सेल होगी। कल हमने कोई कैपेसिटी वाला भी पढ़ा था इनपुट की बेस पे, तो फिर उनके पास यही तरीके रह जाते हैं ना, ठीक है। ओके, हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ, पूरा या दे नहीं रहा या दे रहा है तो अदब जद्दा दे रहा है, इज जो है अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है पूरा, यानी 106 नंबर है, 7 8 नहीं है, फिर 9 10 है, फिर 11 नहीं है, पूरा नहीं है। अच्छा, किसी पे है तो सही, उसमें पूरा नहीं लिखा, रेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी नहीं है आगे, वो भाई क्वांटिटी कितनी थी, ताकि रेट मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी करके टोटल तक पहुंचे। तो इस सारे सूरतों में इट शैल बी कंसीडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर, झूठ बोल रहा है ये बंदा, एंड कमिश्नर शैल डिटरमिन टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। क्या होती हैं, हम यहां पे हम फाइनल करेंगे। द एक्सप्रेशन सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो मीन स्टैंडर्ड बिजनेस सेक्टर रेशो, शूज वाला, इसी तरह से एक शुगर मिल नहीं दे रही थी, दूसरी शुगर मिल की रेशोज को हम रेशोज, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, उससे सारी चीजें निकल सकती। बल्कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड शायद आपने नहीं पढ़ा, में रेशोज दे देते थे और उससे हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे। हमें सिर्फ रेशोज और थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कहीं, अच्छा चले ठीक है, शुक्र है जान छूट गई आपकी। नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस, कंपैरेटिव केसेस सर्विस का है तो उसका कंपैरेटिव केसेस है बाटा वाले, ठीक है, बाटा वाला, ओके, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रेशो, प्रोडक्शन रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिकवरी रेशो, वेस्टेज रेशो, और कौन से वाले, बस उसकी एक दफा सेल पता चल जाए हमें। आगे जीपी रेशो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशो उस हिसाब से आ जाएगा। हमें किसी तरह से उसकी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाए तो उसको हम ग्रॉस अप करके रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। खैर 2-3 मिनट 4 मिनट हमें होंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। जज़ाक। चलें बेटा, हमारा ज़्यादातर जोर होगा आज
सबसे पहले तो ये कि पहले रिवीजन क्लासेस नहीं थी, मैंने कहा सिलेबस बस संडे तक करके आपसे जान छूट जाएगी। तो लेकिन ज़ाहिर है बाकी कॉलेजेस करा रहे हैं और इवन हमारे कॉलेजेस में भी हो रही हैं, तो आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी पूरा हफ्ता कमिंग में। रिवीजन क्लास से ये मुराद नहीं है कि हम कोई सिलेबस पढ़ रहे होंगे, अनलेस अनटिल के कोई लाइक पास पेपर हैं किसी चैप्टर के चंद एक इम्पॉर्टेंट, वो हम करेंगे। और ज़्यादा हमारा ज़ोर होगा डिफरेंट और या आई कैप के वो लेटेस्ट पेपर्स जो कि हम मार्च 22 तक करवाते हैं और उसके बाद वाली ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाते उन पे, या फिर अगर कोई हमें रेलिवेंट लाइक अगर मिल गए तो ऑडिट में तो हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ACCA को ICAW जो इंग्लैंड एंड वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, उनको करवाते हैं। लेकिन जो टैक्स होता है वो हर एक का अपना अपना होता है कानून, तो उस तरह से एक्सटेंसिव हम प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। फिर भी हम देखते हैं, फिर एक इदारा एक रीज़नेबल है ICM में, उनमें भी टैक्स का सब्जेक्ट है और एक रीज़नेबल है, तो उसकी थोड़ा सा उखाड़ पिछाड़ करके पिछले दफ़ा एक रीज़नेबल 1-2 क्वेश्चन मिले थे, वो मैंने करवा दिए थे। इस दफ़ा भी देखेंगे कि आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है उसके मुताबिक क्या वो ज़्यादा आसान तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो करवा देंगे, अदरवाइज़ लेटेस्ट अटैम्प्ट के क्वेश्चन या आई कैप का कुछ जो ट्रेंड चेंज हो रही हैं उसके मुताबिक, ठीक है। तो एक सेल्स टैक्स का और 1 या 2 इनकम टैक्स के हम न्यूमेरिकल डेली करने की कोशिश करेंगे, या अल्टरनेटिवली हो सकते हैं टाइम पे एक घंटे की आगे 6 क्लासेस आने वाले इसमें अटेंड करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। बट ये आप मतलब ये सिलेबस कवरेज नहीं होगी, इट्स सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सिलेबस जितना था वो हो गया, जो एक आध एग्जाम्शन का है और बाकी जो रहता है उसको भी हम कंप्लीट करते हैं, जो हमने कल छोड़ा था। कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो सकी, वो ऑडिट की आपकी जगह पे होगी, ज़ाहिर है अब मैं फ़ोटोकॉपी तो नहीं भिजवा सकता था, तो जो है तो अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम वो वाला ऑडिट वाला उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, और प्राइमरीली हमारा जो फोकस होगा वो सेल्स टैक्स के आसान से फिर मुश्किल एग्ज़ाम लेवल तक। हमने 16 तक क्वेश्चन करने हैं, आज का थोड़ा सा एजेंडा लिख लें। 16 तक क्वेश्चन करने हैं सेल्स टैक्स के, और फिर एंड वाला जो हमारे पास कुछ 27-28 क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन। ध्यान रहे कि 12 तक क्वेश्चन आपके मिलते जुलते और निस्बतन आसान हैं। एजेंडा यही है कि उनको डिस्कस किया जाए सिर्फ, और जो उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है वो आपको करवा दी जाए न्यूमेरिकली या वैसे समझा के। 13, 14, 15, 16 ये हम करेंगे, ज़्यादा ज़ोर 16 पे होगा, वो एग्ज़ाम लेवल का है। 16 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट 16 से, और ये 2016 में उसका ट्रेंड चेंज हुआ था। जब हमने सेल्स टैक्स किया था तो हम सेल्स टैक्स को न्यूमेरिकली नहीं देखते थे जितनी थी, लेकिन उसने बाद में चीज़ें पूछना शुरू कर दी। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्रेस्ट कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे और आप सिलेबस देखेंगे, कोई चीज़ उससे बाहर नहीं होगी, लेकिन पहले वो सिंपल इनपुट आउटपुट पूछता था, फिर उसने ये वाली चीज़ें लाइक 180 दिन वाली, 6 महीने वाली एडजस्टमेंट पूछना शुरू कर। फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में घुसा है, लाइक उसने पूछ लिया कि रिटेल की चीज़ें थी और हमने उसको बेच दिया है इतने डिस्काउंट पे, तो रिटेल प्राइस पे आना चाहिए, इधर चला गया। फिर वो कहता है कि जनाब एक दोस्त को स्पेशल 25% डिस्काउंट दे दी, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ओपन मार्केट प्राइस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया इलेक्ट्रिसिटी, वो क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो ये आ रहा है कि
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी तक क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसने इतना बिल पे किया और आप उस पर 18% लगा के, या तो वो बिल दे देता है तो हम 18% लगा के टैक्स निकाल लेते हैं, या वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इतना टैक्स पे किया तो हम 18% नहीं लगाते, हमें पता होता है ये क्या है इसका 18%। लेकिन यस, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डीप अंडरस्टैंडिंग में जा सकता है। वो कह सकता है कि ये सब आपको जो है यानी एंड कंज्यूमर को ये उसने सप्लाई की है, लेकिन ये टैक्स लगाए हैं, ये वाले टैक्स नहीं लगाए। तो आपको पता होना चाहिए कि वापडा या आईपीपीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जब देते हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, और जब जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आगे किसको करते हैं, एंड कंज्यूमर को। उसमें इंडस्ट्रियल भी हैं, उसमें जो है कमर्शियल भी हैं, उसमें जो है नॉर्मल जो है डोमेस्टिक भी हैं। लें जी, तो ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है। यानी सिलेबस में वो कहीं से भी हम चंद क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा वो हाथ फैला रहा है, ये ऐसे हाथ नहीं फैला रहा, ठीक है, वो सिलेबस की तरफ हाथ फैला, यूं भी फैला रहा है। मेरे ख्याल 52% उसने फीस इंक्रीज कर दी, तो यूं भी हाथ फैला रहा है और यूं भी हाथ फैला रहा है। खैर ये जो है, हाँ, हर तरफ से हाथ फैला रहा है, आप हाथ नाम में ना आ जाए, ठीक है। तो आपने बस ये बचना है कि जनाब आपके साथ हाथ ना कर जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने उससे दो हाथ करने हैं, ठीक है। चलो हाथों से निकलते हैं, ठीक है। और वैसे भी कह देते हैं जो बिगड़ गया हमारे हाथ से निकल गया। चलें, पेपर का ना कहिएगा कि हमारे हाथ से निकल गया। चलें वापस आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और हम पहुंचते हैं टैक्स में। कल वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो ज़्यादा फोकस हमारा, मैंने इनकम टैक्स का जिक्र ही नहीं किया, क्यों? हमारे तो एजेंडा में शामिल था, पता नहीं मैं करवाना ही नहीं चाहता, क्योंकि रिवीजन क्लासेस का पहले प्लान नहीं था, अब रिवीजन क्लासेस का प्लान है। तो यस, हम इस काबिल होंगे को 3, 4, 5, 7 जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कर सकें। चलें वापस आ जाए। आज ज़्यादा फोकस सेल्स टैक्स पे। सेल्स टैक्स का आज करने के बाद इंशाल्लाह 80%, 90% डिपेंड करता है आपको थ्योरी कितनी आती है। मैं पहले बता रहा हूँ, हर चीज़ किस पे बेस करती है? थ्योरी। एक दफ़ा फिर आपने वो एडजस्टमेंट करनी होती है। बेस किस पे करेंगे? अगर तो थ्योरी करके आए हैं, ठीक है, तो यस सेल्स टैक्स आसान हो जाएगा। 16 के बाद वाले क्वेश्चन भी आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होंगे। अगर हमें 16 एडजस्टमेंट है, 12 एडजस्टमेंट कर ली, 10 नहीं आती तो हम क्या कहें? ले 10 या 2 करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए, स्टेप के नंबर हैं। आपने 8 एडजस्टमेंट लिखी, सारी गलत, टोटल गलत, 2 आती हैं, उनको लिखना चाहिए या दफा करें जहां पे 8 नहीं आते? नहीं, उनको लिखना चाहिए। पास वही होगा जो कि उसमें से ढूंढेगा मुझे क्या आता है। देखिए, अगर सारा आना होता तो पासिंग परसेंटेज शायद 100% होता। देखिए, उसने सिलेबस दे दिया, इसी में से पूछना है। इसी में से पूछ के भी वो क्या करता है, आपको जो है वो कहता है जनाब इसमें से आधे भी गलत हुए तो आप क्या हो जाएंगे? पास। यानी वो कोई परफेक्शन नहीं चाहता, तो आप क्यों परफेक्शन ढूंढते? ठीक है, यस, आपकी जितनी तैयारी है मजीद उसकी रिवीजन करके आप आराम से पास हो सकते हैं। पिछले दफ़ा सिलेबस ख़त्म हुआ था, पता है कब? 11 तारीख को। आपका कब ख़त्म हुआ? यानी ऑलमोस्ट, छोटी मोटी चीज़ें रहने दें, वो एक दफ़ा पढ़ने वाली हैं और बस तकरीबन 2 या 3 तारीख को। और उसमें भी अगर ये छुट्टी ना आ जाती तो हम एक दिन पहले वो बारिश की वजह से आ गई थी और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी थी। तो यस, उनका कितने % रिजल्ट था? 80+। आप उनसे गए गुजरे हैं तो आप देख लें फिर आगे। चले, तो भाईजान यस यू आर इन स्लॉट, लेकिन स्टूडेंट को और बच्चों को राज़ी करना तो खैर हमारा वो नहीं है। चैप्टर कौन सा था? 15 कर रहे थे हम, ठीक है। चलें आज हम कर रहे थे कोई ऑडिट होगा और सेक्टोरियल बेंच, ये वाली लाइट अगर पॉसिबल है ये जलते रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जरा कहां से बंद होती है जरा देखिएगा, ये तो है उसका, हाँ यही वाली, बस ठीक है, ओके। मैं नजर आ रहा हूं,
या ऑनलाइन वाले अंदाजा ही लगाएंगे? जब हंसूंगा थोड़ी दांत नजर आ। चले वापस आए। हमने कहा कि जनाब ऑडिट करेगा, आपको नोटिस भेजेगा, उसके बाद जो है कहेगा अकाउंट ले आओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले जाएंगे तो वो सारी आगे बातें, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई बंदा क्या नहीं दे रहा, उसको क्या नहीं दे रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे रहा, कंप्लीट नहीं दे रहा, या कोई भी एक्सप्लेनेशन डिफेक्टिव है, तो वो क्या कर लेगा जनाब, ठीक है। ओके चले। अच्छा, एक दफ़ा मेरे ख्याल में अब तक उसने एक या दो दफ़ा पूछा है, तो एक दफ़ा कम से कम आप इसको पढ़ लीजिएगा। खैर आते हैं जनाब। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, अच्छा ये बात कई जगह पे ये रिपीट हो चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑर्डर भाई कंप्लीट हो गया है तो क्या भेजे आपको, आफ्टर कंप्लीशन, यार क्यों ये सिलेक्ट कर लेता है उसको, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कमिश्नर में, आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्स पेयर एक्सप्लेनेशन ऑल इश्यूज रेज्ड इन जो है इन ऑडिट, इशू ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग द ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग। शो काज टाइप कोई चीज बना लेगा, कहेगा ये मेरे मसाइल हैं। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट, उसको दे दिया भाई ये प्रॉब्लम है, कमिश्नर में इफ कंसीडर नेसेसरी अमेंड द असेसमेंट, कोई अमेंडेड असेसमेंट आ रही, चले तो ये फाइंडिंग्स है मेरी। शो काज, ये मुझे मसाइल पता चले हैं, तो ये ऊपर वाली बात किससे मिलती जुलती है, शो काज, ये मेरी फाइंडिंग्स है। और उसके बाद अगर वो जरूरी समझता है तो फिर वो क्या करेगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर, शो काज नोटिस इशू करने के बाद अगर वो चाहे तो उसकी असेसमेंट को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। सेक्शन 177 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन वेयर इनकम टैक्स अफेयर हैव बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द पिछले 4 साल। पिछले 4 साल में किसी एक साल का ऑडिट हो गया है तो 5वें साल का ऑडिट नहीं होगा। तो अगर हम 2020 में खड़े हैं, या 24 में कर लें, 25 में कर लें, 2025 में खड़े हों तो 24, 23, 22 और 21 में से किसी का भी ऑडिट हो चुका है तो अब आपका ऑडिट नहीं होगा। ये नहीं आपको नोटिस नहीं आएगा, प्रॉपर 177 वाला ऑडिट नहीं होगा। जब भी आपको नोटिस होता है आपका ऑडिट, यानी जरा समझिएगा, हमें लगा है फलां सेल आपने छुपाई है, तो अब सिर्फ और सिर्फ किसका ऑडिट हो रहा है, सेल का। हमें पता चला है फलां आपका एसेट निकला है, प्रोविजनल असेसमेंट इशू कर देंगे और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उस एसेट से मुतल्लिक। ये 177 वाला है, ये कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है। इसमें कहेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आओ, इसमें अपने कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले आओ, तो ये ए से लेकर जी तक का ऑडिट है। इसके बारे में कह रहा है, ये नहीं है कि भाई उसको अगर उसका एसेट पकड़ा गया ये मेरा ऑडिट तो नहीं हो सकता। किसी स्पेसिफिक एरिया का ऑडिट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ऑडिट है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका 25 में आप खड़े हैं और आपका 21, 22, 23 में से किसी साल भी हो चुका है तो 25 का नहीं होगा। ये है कंप्लीट ऑडिट। कौन से वाला, सेक्शन 177 जब भी आएगा। अच्छा, ये 2 तरह से सिलेक्शन होती है, शायद यहाँ पे लिखी हुई या ना हो। एक तो कंप्यूटर बैलेटिंग में आपका नाम आ जाता, कैसे कंप्यूटर की वो होते हैं सारे एनटीएन उसमें डाले जाते हैं और कानून कहता है आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन है, अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, ठीक है। उसमें सारे डाले जाते हैं, उसमें से जिस जिसका नाम आ जाता है उसका क्या शुरू हो जाता है, ऑडिट। बाज दफा पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेस पे कमिश्नर खुद भी ऑडिट स्टार्ट कर सकता है। दोनों सूरतों में आपका 4 साल और वो वाला टाइम। हाउएवर कमिश्नर मे सेलेक्ट, क्लियर है, कमिश्नर मे सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ए ऑडिट विद द बोर्ड अप्रूवल। तो अगर आपने कंप्यूटर की बेस पे सिलेक्ट करना है तो 4 साल वाला है, लेकिन अगर कमिश्नर को लग रहा है, ठीक है, कि जनाब क्या है कि इसमें जो है 2025 में खड़ा है, 23 का हमने किया हुआ है, लेकिन 21 का भी कोई ना कोई रोले होंगे जो कि 23 से मिलते हैं या 22 से, तो कमिश्नर कर सकता है। इसका मतलब है 4 साल वाली सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट कहाँ पे लगती है, जहाँ पे
बैलेटिंग, कंप्यूटर बैलेटिंग से क्या सेलेक्ट किया जाता है। तो अब कुल मिला के बात करने लगा हूं, कंप्यूटर बैलेटिंग से सिलेक्ट है तो पिछले 4 साल का, लेकिन अगर कमिश्नर को लगता है कोई रोला है, बोर्ड से अप्रूवल लेके आपको ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर सकता है। साइड पे कर ले। फिर अगली बात, अगर किसी खास एरिया में, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है, ठीक है, किसी खास एरिया में अगर कमिश्नर को लगता है रोला है तो किसी खास एरिया का वो क्या कर सकता है, आपका ऑडिट कर सकता है। चलें खैर आगे चलते हैं। बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। बोर्ड को क्या पता, कमिश्नर को क्या पता इम्पेयरमेंट क्या होता है, वो तो मेरे ख्याल ग्रेजुएशन करके सारे गए हुए होते हैं, उतना इतना इंटेंसिवली इन चीज़ों को नहीं पढ़ते। इसी तरह स्टैंडर्ड कास्टिंग, पता नहीं अजीब बातें कर रहा हूँ, खैर स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या होती है। इसी तरह से परपेचुअल सिस्टम, पीरियाडिक सिस्टम, स्टैंडर्ड कास्टिंग कहाँ पे यूज है, वेरिएंस एनालिसिस क्या है। तो ये वाली चीज़ों पे जाके वकीलों के और जो कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। अब नेस्ले है तो उसमें तो शायद अमलगामेशन भी हो, उसमें मर्जर भी हो सकता है, उसमें एक्विजिशन भी हो सकती है, उसमें इवन शेयर इशू करने के जहाँ पे कितने बड़े प्रॉब्लम आते हैं। इसी तरह से अगर उसने जो है फाइनेंस लीज 17 लीज वाला ठीक है, मेरे ख्याल 17 है, शायद आपके अभी सिलेबस में नहीं आया, ठीक है। 16 तो प्रॉपर्टी प्लाट IFRS, अच्छा ठीक है, शायद हो सकता है हमारे बाद ये चेंजेस आई हैं। तो जो है वो जनाब वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसी तरह से जो बोरोइंग कॉस्ट है, बहुत ही ट्रिकी एरिया, अभी आपने नहीं पढ़ा, IAS 23 शायद 23 था, 23 ठीक है, आप 10-15 साल होंगे पढ़ लें जी। तो वो उसमें पता नहीं कोई कौन सा एसेट होता है, क्वालिफाइड एसेट, ठीक है, क्वालिफाइड, उसकी डेप्थ तक पहुंचना आम बंदे के बस की बात नहीं है। और इवन रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, तो ये सारी फिर किसको, जब मैं आपको बात कर रहे थे कि क्यों द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू कंडक्ट एंड, पढ़ना आपने ऐसे है कि आपको भी 10-15 साल बाद आपको याद रहे, वैसे ऐसे कह रहा हूँ, ऑडिट तो करते ही रहते हैं हम पढ़ना पड़ते हैं ये सारे, ठीक है। ऑडिट ऑफ इनकम छोड़ देते हैं, लंबी किसने लपेट। ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर ऑफ ए पर्सन सेलेक्टेड फॉर ऑडिट बाय द कमिश्नर और द बोर्ड। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही तो फिर किसको कर देगा, फर्म किसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब बता स्टैंडर्ड कास्टिंग हो तो किसको करेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को, ठीक है। द स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन बाय द बोर्ड, जो है केस टू, आपने सिर्फ ये वाला एरिया करना है, बाकी वाले हम संभाल लेंगे। इसको क्या कहते हैं, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कितना आपने काम करना है, ऑडिट का खास लफ्ज है। स्कोप का मतलब है, यानी हो सकता है वो कहे यार इनका सबका ऑडिट कर लो, हो सकता है सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को कहे यार इसकी कास्टिंग की मुझे समझ नहीं आ रही। आपको पता है ना कुछ कैपेसिटी बेस भी होता है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, ये कितना मटेरियल मिला के आगे कितने फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो उसमें वर्क इन प्रोसेस खास तौर, फिर वर्क इन प्रोसेस में आपने देखा है कि काफ़ी सारे रोले होते हैं। चलें कॉस्टिंग वाला खास तौर समझ। एनी पर्सन employed as above, chartered accountant या cost and management accountant may be authorized by the commissioner to give notice to obtain information or to enter into premises। yes, बिल्कुल वो कमिश्नर की तरह फिर नोटिस भी देगा, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें दो, हम बोर्ड की जो है किस पे कहने पे आपका क्या करने आए हैं, ऑडिट करने आए हैं। और फिर ये भी कह सकते हैं कि जनाब हमें आपकी फैक्ट्री का दौरा करना है, हमने आपका रॉ मटेरियल, वो हमने सेल्स टैक्स में देखा था ना, एक्सेस रिकॉर्ड तक भी देनी है और आपको चले। तो बिल्कुल ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल उसी तरह से कमिश्नर की तरह करेंगे। चले, वेयर ए पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर, या अगर इनको अपॉइंट किया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या CMS को, द अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनिकली कैप्ट रिकॉर्ड नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक रसाई नहीं दे रहा, तो फिर कोई भी और डिवाइस है, द कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करूंगा। एंड अमेंडेड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। क्लियर हो गया। तो पहले वाली जो असेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी। तुम मुझे वो ही नहीं दे रहे,
यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं दे रहे था। एक दफ़ा अमेंड की हुई असेसमेंट और एक दफ़ा एज्यूम्ड असेसमेंट होती हैं, तो पहले वाली फिर क्या हो जाएगी, उनका कोई नहीं रहेगा अब। यानी लीगल असेसमेंट, इससे इसका मुराद ये है लीगल असेसमेंट का। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से पहले जितनी भी असेसमेंट हो चुकी, एक होती है एज्यूम्ड असेसमेंट, जैसे रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी। उसके बाद कोई असेसमेंट की है तो उनकी हैसियत भी नहीं रहेगी। अब चूँकि आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे, लिहाजा मैं क्या करूँगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करूँगा। चले, स्पेशल ऑडिट पैनल ऐसे ही है, बाज़ दफ़ा जो है किसी का स्पेशल जो है वो ऑडिट करवाते हैं और उसका के लिए एक पैनल बनाते हैं। बोर्ड में ज़रा पढ़ते जाते हैं, सिंपल बातें। द बोर्ड में अपॉइंट एनी एज मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल एज मे बी नेसेसरी कंपाइजिंग 2 और मोर मेंबर फ्राम द फॉलोइंग। कुछ मेंबर होंगे किससे, इनलैंड रेवेन्यू कुछ हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ हो गए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कोई जो है कोई फॉरेन एक्सपर्ट हो सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। फॉरेन एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी इनकम यहाँ की भी होती है तो बाहर की भी होती है। तो अमेरिका में अब पता नहीं क्या चल रहा है हमारे वहाँ पे, तो सीए के भी हाथ खड़े कर देंगे, तो शायद अमेरिका के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का। फिर टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट जो है एम्प्लॉयड अंडर, अच्छा इस तरह की एक कमेटी बनी थी जिसमें तकरीबन मिलते जुलते बंदे थे। कौन से वाली जी, कौन से, अल्टरनेट डिस्प्यूट। तो इस सूरत में बाज़ दफ़ा वो बना सकते हैं। इस तरह ऑडिट के लिए भी कुछ पैनल्स बना के वो रख छोड़ते हैं, कहीं भी काम आएंगे, ठीक है, जब भी ऑडिट करना होगा। टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड अंडर ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ एन इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड द पाकिस्तान। तो IMF वगैरह इनके भी बाज़ दफ़ा एक्सपर्ट शामिल होते हैं। करना क्या है, टू कंडक्ट एन ऑडिट इंक्लूडिंग कौन से वाला, फोरेंसिक ऑडिट। देखो ऑडिट है सिलेबस के तहत होता है, आप आएंगे कैफ 8 में तो आप पढ़ेंगे कि ऑडिट जितना भी है। हाँ देखें, हम अब तक यही समझते हैं, खैर ऑडिट का टॉपिक है, वैसे बता रहा हूँ कि हम शायद वहाँ जाके फ्रॉड वगैरह पकड़ते हैं। हम कोई फ्रॉड वगैरह नहीं पकड़ते, ऑडिट का कंसेप्ट समझे। हम सिर्फ वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है, बस। वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कोई अगर एरर या कोई फ्रॉड सामने आता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, बाकी हम ज़्यादा काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, ज़रा समझें। इस वजह से कि जनाब हम कोई डिटेक्टिव नहीं है, हम सिंपल ट्रेनी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमने कोई क्रिमिनोलॉजी में कोई मास्टर नहीं किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी अथॉरिटी नहीं है। देखिए, एक बंदे से हम कहते हैं कि जनाब हमें अकाउंट्स दे दें या वाउचर दे दें, और अगर वो नहीं दे रहा तो हम उसको उल्टा लटका दें, डंडे से मारना शुरू कर दें। ऐसा ही करें? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम फिर क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर, देखें फर्क समझे। शेयर होल्डर मर्दान में बैठा है, पहले भी बात हो चुकी है, कंपनी कहां पे है, कराची में, तो हम फिर शेयर होल्डर को बता देते हैं भाईजान ये रिकॉर्ड नहीं दे रहा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। फिर पूरे साल 25, 30, 40 बंदे मिल के अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, कोई टैक्स का काम, कोई फाइनेंस का काम, कोई बैंक को देख रहा है, कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, कोई मैनेजर अकाउंट्स है, कोई मैनेजर टैक्सेशन है, कोई पे रोल को देख रहा है, कोई, सारे मिलके हमने 2 से 3 महीने में क्या करना होता है, ऑडिट। 3 से 4 बंदों ने 25-30 बंदों का काम पूरे साल का, क्या हम 100% चेक कर सकते हैं? नहीं कर, हम सैंपल बेस पे करते। हो सकता है जो हमने सैंपलिंग आपने पढ़ी, जो हमने सैंपलिंग की हो वो ठीक और बाकी गलत हो, लिहाजा हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देखते कि ये ठीक है, हम रीजनेबल अश्योरेंस देते। हमें लगता है कि ये ठीक है, हमने जितने प्रोसीजर परफॉर्म किए। अब वापस आते हैं, एक होता है किसी खास चीज को ढूंढने के लिए, लाइक हमें लगता है यहां पे चोरी हो रही है, तो हम कहेंगे ये ऑडिट नहीं है, ये फोरेंसिक ऑडिट है। फोरेंसिक ऑडिट क्या है, इसमें हम जो है सबूत, गवाह, चीजें देख के हमने किस तक पहुंचना है, चोरी तक। तो एक ऑडिट होता है, एक कौन से वाला होता है, फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट किसी खास पर्पस के लिए, खास तरह के घपले को और फ्रॉड के लिए होता है। तो यूजुअली हम जो कैफ 8 में पढ़ते हैं वो क्या है, ऑडिट है। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको अक्सर एक
शुगर मिल की एग्जांपल देता हूं कि वहां से हमने धागे से शायद कहीं पे पहले एग्जांपल दी हो, ठीक है। हमें किसी तरह से नहीं पकड़ा जा रहा, लेकिन हमें पता था यहां पे फ्रॉड है। तो फिर ये से उन्होंने कहा 10,000 बोरियां हमने क्या की हैं, प्रोड्यूस की। हमने देखा गोदाम 10,000 का, बिजली भी 10,000 की लगी हुई है, क्या करें। फिर हमने देखा एक जर्मन मशीन थी जो कि चीनी की जो बोरियां हैं उनको सीती थी। अब हमने देखा जितना धागा लगा है वो तो 20,000 का है और वो 1 इंच भी धागे का ज़ाय नहीं करती। तो चोर जितना मर्जी शातिर हो, कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। जब हमें ये वाली बात पता चली और हमने अपने मैनेजर को बताई, वो कहते उन्होंने नाले बना लिए, बड़ी बात लब ली है तुम लोगों ने, उन्होंने हमें कोई भाव नहीं डाला। लेकिन हमारे जहन में यही था कि जनाब ये 10,000 नहीं बल्कि 20,000, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे कोई और होगा। फिर हमने एक बंदे को बिठा दिया गेट पे कि आज जितनी ट्रालियां गुजरे तुमने क्या करना है, उनको नोट करना है। उसने नोट करते रहे, नोट करता रहा। शाम को बताता है इतनी ट्रालियां गुजरी हैं। जो शुगर मिल का सीजन होता है वो लिमिटेड होता है, 2 महीने 3 महीने। तो हमने कहा 60 दिन में ऑन एवरेज इतनी ट्रालियां, तो उन दिनों के साथ ट्रालियों को मल्टीप्लाई किया, एक ट्राली पे इतना गन्ना है, और आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक जो है एक मन गन्ने से आगे कितनी चीनी बनती है, तो वो भी एग्जैक्टली अराउंड 20,000 बोरी बनती थी। फिर हमने देखा अब हमें एक सिरा मिल गया ना। फिर हमने देखा कि पूरे इलाके में कितना गन्ना प्रोड्यूस होता है। बाकी 2 मिल थी, उनसे पूछा आप कितना गन्ना लेते हैं। उन्होंने कहा जी हमने पिछले दफा इतना लिया। उसने कहा पिछले चलो इतना तो इनको चला गया, बाकी कितना बचा, इतना। यानी अगर 100 टन होता है तो उन्होंने कहा कि हम 40 लेते हैं, दूसरे ने कहा हम 30 लेते हैं, तो बाकी 30 जो बच गया वो किधर आता है, इस मिल के पास। वो भी एग्जैक्टली कितना बनता था, उतना बनता था। तो फिर हम बाकी चीजों में घुसे, पता चला बिजली के उन्होंने मीटर भी अलग लगाए हुए, यानी वो थी किसी बाहर के बंदे की, वो खरीद के और चला गया, और पीछे मैनेजमेंट जो है वो चपड़ासी लेकर CFO तक CEO तक सारे मिले हुए थे। खैर फिर पता चला वो मीटर भी उन्होंने बाहर से लगाया हुआ है, और वो तो करते करते आखिरकार वो कितने का फ्रॉड था, 6 अरब रुपए का, 6 अरब रुपए। ये फोरेंसिक ऑडिट मैं खुद गिनते थक गया, 6 अरब रुपए का था, ठीक है। तो फिर जी नहीं, अच्छी खासी ऑफर की थी कि जहाँ पे मतलब वो है कोई प्लाट लेनी है तो लें जिस सिटी में, और एक गाड़ी लेनी है ले लें। हमने कहा वो अपने पैसे से लेंगे, फिलहाल इसका हिसाब दें, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छी टीम थी, टीम अच्छी थी, ठीक है। हाँ अच्छी टीम थी, हमारे 3 थे, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जो है वो आखिर तक हम उस चीज़ पे रहे। लेकिन उस दौरान फिर थ्रेट वगैरह आना शुरू हो गए, तो हमें फिर जो है वहाँ मतलब उस टाइम पे नून लीग की हुकूमत थी, उधर से वो बंदा जो था वो कतर का था, तो फिर हमें जो है वो बाकायदा एक सिक्योरिटी दी गई, ठीक है। हर वक्त जहाँ भी जाते वो हमारे साथ सिक्योरिटी होती थी। हाँ नहीं, थ्रेट हो सकते, फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही, ठीक है। तो जो है आपको बताया है, आन अली को जिसने पकड़ा था बाद में उसने खुदकशी कर ली थी, मारा गया, खुदकशी क्या करनी थी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर इस सूरत में फिर हमें सिक्योरिटी दी थी, आपके सामने जिंदा, ठीक है। चलें वापस, ये फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है, फोरेंसिक ऑडिट, चले फोरेंसिक ऑडिट। खैर, ऑफ इनकम टैक्स अफेयर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। अच्छा, सिलेबस से ज्यादा मेरी ना सिलेबस तो होता ही होता है, ज्यादा कोशिश होती है आपको प्रैक्टिकली कोई दूं, और उसमें टाइम लगता है। जैसे फोरेंसिक ऑडिट आपको अब नहीं भूलेगा। ऑफ इनकम टैक्स अफेयर, ठीक है, इनकम टैक्स अफेयर ऑफ एनी पर्सन एंड स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड और द कमिश्नर जो है ऑन द केस। तो भाई यस, जो क्या कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं, और कौन से वाला, फोरेंसिक। तो फोरेंसिक ऑडिट क्या था जो हमने ये शुगर मिल पे किया। यूजुअली हम जाते हैं और इसका एक खास प्रोसीजर होता है, वो आप जो है कैफ 8 में पढ़ेंगे। तो फोरेंसिक ऑडिट हम यूजुअली नहीं करते, लेकिन करना पड़े तो हम इंशाल्लाह कर भी लेंगे। इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, इसका मतलब है ऊपर में से ऑफिसर भी थे, ये देखें ऑफिसर भी थे और
चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और बाहर वाले एक्सपर्ट वगैरह भी थे। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू द पर्सन शैल ओनली बी इंक्लूडेड एज ए मेंबर इन स्पेशल ऑडिट पैनल if an agreement of confidentiality has been entered into between board and the person जो है इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्स अथॉरिटी। मैं आपको समझाता हूं। अगर तो ऑडिट का ऑफिसर है वो तो अंदर का बंदा है, लेकिन अगर ऑडिट का ऑफिसर नहीं है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है। सबसे पहले आपके अगले दिनों मेरा एक स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट, 2 अटेम्प्ट में उसने कैफ किया और ले जा फर्गूसन में उसका इंटरव्यू था जी। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, क्या हॉबी है? तो उसने कहा जी मेरी हॉबी है कि मैं जो शेयर्स और स्टॉक्स में ना मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उन्होंने सोचा अच्छा चलें ठीक हो गया, समझ गए इसका मतलब है ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मतलब है अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है सितंबर में, ईयर एंड होता है 30 जून को, दरमियान में 3 महीने ऑडिट होता है। 30 सितंबर को या 4-5 अक्टूबर को जब AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो तब कंपनी डिस्क्लोज करती है हमारा इतना प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर इतनी है, तो हम इतना क्या करेंगे। तो अगर पहले उसकी अर्निंग पर शेयर थी 35, इस दफा प्रॉफिट हुआ है ज्यादा 80 रुपए, तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ऑडिटर को तो पहले पता चल जाएगा, जो ऑडिट कर रहा है वो सेल्स को भी देख रहा है, वो परचेज को भी देख रहा है, तो उसको पहले पता चल गया कि इस दफा इनका प्रॉफिट, तो वो अभी शेयर खरीद लेगा। जैसे ही 35 से अर्निंग पर शेयर पहुंचेगी 80 पे, उसके शेयर की प्राइस बैठे बैठाए प्रॉफिट कमा लेगा। इसको कहते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन, आप सीला में भी पढ़ेंगे। तो भाई वो कहते हैं अच्छा आप शेयर में काम करते हैं तो आप हमारे पास तो काम नहीं करेंगे, बहुत शुक्रिया आप जा सकते हैं। क्यों? आप कंपनी में जाएंगे, आप तो करते हैं शेयर में काम, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। जैसे ही आप कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे, ठीक है, आपको अंदर की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। आप अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर देके, ठीक है, आप बहुत सारा कमा सकते। इसी तरह से हम एक ऑडिट कर रहे थे तो हमें पता चला ये कंपनी जो हमेशा लॉस में जा रही, मेरे ख्याल 5 रुपए का शेयर था, इस दफा उनको अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है और वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएगी। तो हमारे साथ हमारा एक स्टूडेंट जो है कोलीग था, पहले उसका नाम बता देता था, फिर उसने कहा खुदा का नाम ले, मैंने क्यों पीछे पड़ गया। तो उसके मामू जो है ये शेयर का कारोबार करते थे। तो पहले दिन ही हमने उसे कहा कि भाई इधर बैठ के कसम खाओ कि तुम अपने मामू को जो है, हमें मामू नहीं बनाओगे तुम अपने मामू को ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। ये कहलाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसी तरह से बाटा है, सर्विस है, बाटा वाले जहां से मटेरियल खरीदते हैं सर्विस वाले भी तकरीबन वहीं से खरीदते हैं, लेकिन बाटा ने एक बंदा ढूंढ लिया, ठीक है, जो उनको कम कास्ट पे मटेरियल बेचता है, जो उनको कम कास्ट पे मटेरियल बेचता है। अब बाटा की कास्ट सर्विस वालों की प्राइस एक पे बेच रहे हैं कंपटीशन की वजह से, तो अब बाटा को प्रॉफिट। ये जी मैं ऑर्डर करने गया बाटा का, तो देखा कि बाकी सारे तो फलां जगह से मनाते समय चाइना से, ये ताइवान से मंगवा रहे और बड़ा सस्ता रहा मटेरियल। अगले दिन दफा मैं गया सर्विस वालों के पास, बेवकूफ लोगों, इधर से मंगवा रहे, ताइवान से मंगवाओ, वहां से क्या पड़ता है सस्ता। तो मैंने बाटा का उधर बैठे बैठे जो है बेड़ा गर्क कर, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है, ठीक है। तो मतलब हमें तो यही लगता है कि वो मुंह से नाम ही ना निकल जाए, ठीक है। तो उसने अपने मामू को नहीं बताया होगा जहां तक हमें लगता है, लेकिन अगर वो बता देता है तो उसका मामू बैठे बिठाए लाखों करोड़ों कमा सकता है। वापस आते हैं, जब इन्होंने आपसे क्या किया, अब आपको ऑर्डर देने लगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो उनसे कॉन्फिडेंशियलिटी वे फिर क्या करेंगे, साइन करवाएंगे कि भाई, और हाँ ये बड़ी बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती, लेकिन अगर आप अपने तक रखते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव कहीं से कहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं पता तो चल जाता है कि किस बंदे ने किसी हद तक डिस्क्लोज, तो आपकी फिर अगली दफ़ा आपको किसी अच्छी, हमारे यहाँ एक और लड़का था, नाम नहीं लेता, उसने ये वाली बेवकूफ़ी की थी, कहीं पे बैठे थे दोस्तों के साथ, तो उसने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी,
ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। अगर जिसने आगे फिर फ़ायदा करना, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसने तो वहाँ पे भेज दी। तो उन्होंने पूरी की पूरी ऑडिट टीम को वापस बुला लिया था कि आप तो क्या कर रहे हैं, आप क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्लाइंट की ये वाली इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ आपको पता थी, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ये कैसे पहुंची। तो यस, कॉन्फिडेंशियलिटी अहम है। तो खैर कुल मिला के ये है कि अगर इनलैंड रेवेन्यू का बंदा नहीं है तो फिर ये कौन से वाला है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ऑडिट की वजह से, पता नहीं। चले खैर वापस आते हैं। स्पेशल पैनल ऑडिट जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। स्पेशल ऑडिट जो है पैनल, वो क्या करेगा, शेल जो है हेडेड, उसका कौन होगा, चेयरमैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है या सब्जेक्ट है, कौन से वाला, ऑडिट। बिल्कुल रियल लाइफ है और कैफ 8 है, तो उसमें सारे ये टैक्स के मामलात और सारे अकाउंटिंग वाले भी डिस्कस हो जाते हैं। खैर जैसे अभी अभी हमने पता नहीं अर्निंग पर शेयर और क्या, ओके चल। पावर टू एंटर इनटू प्रेमिसेस और पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तो कमेटी में से कौन बंदा जाके कहेगा कि मैंने आना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साथ होंगे, लेकिन कौन से वाला, ज्यादातर आगे किसको करेंगे, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को। वेयर ए पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट, कमिश्नर के सामने या स्पेशल ऑडिट पैनल के सामने, एनी अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली केप्ट, ये वो कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक बेस्ट जजमेंट। तो 177 के केस में भी वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा जब उसको कुछ नहीं मिला, और स्पेशल ऑडिट पैनल के केस में भी वो क्या करेगा, वो बेस्ट जजमेंट, भाई अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा। खैर, इफ एनी मेंबर, वन कार्ड लीजिएगा, एनी मेंबर ऑफ द स्पेशल ऑडिट पैनल अदर देन द चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम कंडक्टिंग एन ऑडिट, द प्रोसीडिंग ऑफ द ऑडिट मे कंटिन्यू एंड ऑडिट शैल नॉट बी इनवैलिड। कोई अगर बंदा गैर हाजिर हुआ, ना हुआ, तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल बी कंसीडर्ड एज हैविंग बीन परफॉर्म बाय, अगर इनलैंड रेवेन्यू वाला बंदा काम कर रहा है, चूंकि वो अगर कोई और नहीं भी कर रहा तो ऐसा समझा जाएगा ऑडिट पैनल पूरे का पूरा कर। बोर्ड में प्रेस्क्राइब मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। कुछ नहीं लिखा, ये क्या करेंगे, सिर्फ इतना बनना है, ये पैनल बनेगा और ये भी क्या करेगा, ऑडिट करे। हो सकता है 177 के लिए जरूरत पड़े, हो सकता है किसी फोरेंसिक ऑडिट के लिए जरूरत पड़े, हो सकता है किसी और प्रोसीजर के लिए जरूरत पड़े। आखिरी बात, कौन से वाला, नेशनल, ये कौन है, नादरा जी। नादरा का ये मसला है कि इसके पास सारे का सारा, समझिएगा, पढ़ तो लेंगे, इसके पास सारे का सारा आईडी कार्ड्स होते हैं। अब आईडी जरा सुनिएगा, बस ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं। बोर्ड ने सारी जिम्मेदारी यहां पे किस पे डाल दी है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन कौन, ठीक है 175B आया जब नादरा को पाबंद कर गया कि आप भी अगर कोई सस्पेशियस एक्टिविटी देखें तो हमें आपने इन्फॉर्म करना। बल्कि इससे भी ज्यादा उन्होंने जिम्मेदारी लगा दी कि तुम देखो अगले बंदे की बनती है और टैक्स कितना बनता है और हमें फिर बताओ। भाई नादरा का यही काम है, नादरा का काम है क्या करना, लोगों का आईडी कार्ड जारी करना, ठीक है। लेकिन जरा पढ़िएगा, उसने कहा भाई आप कर लीजिएगा सारा काम और मुझे एंड पे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो हूं ही निकम्मा। FBR ने कहा। चले वापस आते हैं, अगर कोई आप गाड़ी लें तो वो आपसे आईडी कार्ड लेते, ठीक है, तो गाड़ी की इंफॉर्मेशन नादरा के पास पहुंच गई। अगर आप कोई प्लाट लें तो किस पे, आईडी कार्ड पे, तो प्लाट की इंफॉर्मेशन भी चली गई। इसी तरह से कोई सेल परचेज 1 लाख से ऊपर करें तो वो आपसे आपका CNSE मांगते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन किसके पास है, CNSE इंटर करेंगे, CNSE किसके साथ लिंक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इसी तरह से मैं खुद अपने नाम पे नहीं खरीदता कोई चीज, जरा समझिएगा, मैं खुद अपने नाम पे कोई चीज नहीं खरीदता, मैं इन्वॉल्व करता हूं जनाब, अपने जो है वाइफ के नाम पे कोई चीज खरीद लेता हूं, तो एक खानदान नंबर बने, क्योंकि मैं मेरा ऑडिट हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे लगे मेरी इनकम ज्यादा है, मेरी वाइफ की नहीं है, तो मैं उसके नाम पे खरीदूंगा। या बाज दफा क्या करते हैं कि मेरा बाप जो है रिटायर हो गया है, तो क्यों ना मैं उसका जो है इकलौता बेटा हूं, खुदा न खासा इन केस ऑफ एक्सपायर, तो वो मुझे ही चीजें आनी है ना, क्योंकि मैं लीगल आयर हूं, तो वो अपने बाप के नाम पे। इस तरह कोई जो ज्यादा वो होते हैं अपने बच्चों के नाम पे कर लेते हैं। तो ये वाली चीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है तो उसी की, लेकिन उसके क्या खरीद ली, ऐसे हाउस वाइफ है, अब उसकी इनकम नहीं है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना
नहीं, और एक खास किस्म की जब तक और एरिया ना हो जाए तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना। तो मैं जरा थोड़ी जो है एक फ्लैट उसके नाम, उस बच्चे के नाम, उस तरह से करके, होते सारे मेरे हैं लेकिन मैं क्या कर लेता हूं ताकि मैं ना पकड़ा जाऊं, ताकि मुझ पे प्रोविजनल असेसमेंट ना बने। रहे उनको एक ऐसा एसेट नजर आया, इसको कहते हैं एसेट बियॉन्ड मीन। पिछले दफा मेरे 22 लाख के एसेट थे, इस दफा मैंने कमाया 10 लाख, खर्चा 8 लाख, 2 लाख मेरा बचा गया, तो मेरी 22 प्लस 2 लाख 24 लाख के, मैं 50 लाख का प्लॉट कहां से ले सकता हूं? तो फिर मैं किसी और को यूज करता हूं, ठीक है। लेकिन जो नादरा है उसके पास पूरा खानदान नंबर होता है। आप देखें आईडी कार्ड तो उस पे आपका फैमिली नंबर, कोई खानदान नंबर लिखा हुआ, वो ये फैमिली ट्री भी पकड़ सकता है। फैमिली ट्री कि यस इसके पास तो नहीं आ रही, लेकिन इसका ऐसा बेटा जो कि निकम्मा है उसके 50 लाख का प्लाट ले लिया, ये कहां से ले लिया? तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आ सकती है? नादरा। इसीलिए वो सारी की सारी उन्होंने गेंद जो है किसके कोर्ट में डाल दी? नादरा के। भाई आप जाने, आपका काम डालें, आपने हमें बताना है, ठीक है। चलें जरा आइएगा, नादरा डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है भाई, कर लेते हैं। द नादरा, ठीक है, बाबरा और नादरा दोनों, ठीक है। द नादरा, ठीक है, शेल on its own motion or application by the board share its record and information with the board for जो है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, यानी उसमें मजीद बंदे ऐड करने, ब्रॉडिंग वसी करना, कौन से वाली? टैक्स बेस, ठीक है, ताकि लोग मजीद आए। तो वो नादरा किसके साथ डाटा शेयर करेगी? बोर्ड के साथ। खुद से भी कर सकते हैं और किससे? बोर्ड उससे मांग ले, ठीक है। नादरा में आइडेंटिफाई फॉर अ पर्सन वेदर टैक्स पेयर आर नॉट कम रिसीव्ड एसेट, आइडेंटिफाई कर सकती है और उसकी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से तो बैंक अकाउंट किस पे खुलता है? CNIC पे। तो अल्टीमेटली किसके पास डाटा जा रहा है? नादरा जी, ठीक है। तो अगर कोई बंदा एस्केप्ड असेसमेंट, चोरी की हुई इनकम, एस्केप्ड असेसमेंट, आप अपनी असेसमेंट से बच गए, आपने वहां पे शो नहीं की। बीन अंडर असेस्ड, कम शो की। बीन असेस्ड एट लो रेट, आपका बनता था 5 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट एंड डेट, और आप कह रहे हैं मेरा क्या है? 5 मिलियन है और क्या है? 15% FTR। अगर उधर लेके जाएं तो वहां पे रेट 35%। पता नहीं मैं अजीब सी बातें कर रहा हूं, समझे? FTR बनता नहीं था, आपने जबरदस्ती क्या लगा दिया? FTR करके उसको लो रेट कर दिया। बीन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ ऑफ रिफंड, कोई आपका क्रेडिट नहीं बनता था, रिफंड नहीं बनता था। मेरे ख्याल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता आने वाले सालों। फिर भी आप ले गए, इन सारे सूरतों में हैव बीन मिस डिक्लेयर या मिस क्लासिफाइड। आपको पता है शेयर हैं प्राइवेट कंपनी के, उसको जबरदस्ती क्या कर दिया ताकि उस पे क्या लगे? वो दूसरे वाला रेट लगे, दूसरे वाला, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक मेरा, FTR नहीं, सेपरेट ब्लॉक। चले खैर, बोर्ड किस पे अब किस पे जिम्मेदारी डाल दिया है? इस सेक्शन के तहत किस पे जिम्मेदारी डाली? नादरा पे। लेकिन चूंकि वो एक्सपर्ट नहीं है तो साथ शेल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? में कर सकते हैं। चले खैर, बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नादरा, और क्या करें? फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिसकी जो बोर्ड मेरे ख्याल सिर्फ शहर का होता है, हाँ। और अगर कोई बंदा लाहौर का है तो कराची वाले कमिश्नर को भेज देगा इंफॉर्मेशन, लाहौर वाले को। चले ना, ठीक। नादरा में कंप्यूट कौन से वाली जो है इनकम और टैक्स लायबिलिटी खुद भी कर सकता है, ठीक है। और जो है फॉर एनीवन यूजिंग कौन से वाला? ऑफ एनीवन, ठीक है, यूजिंग कौन से वाला? और खुद करो। देखो नादरा को कौन से काम पे लगाया हुआ है? नादरा में कंप्यूट इनकम एंड
टैक्स लाइबिलिटी जो कि कैफ 2 के स्टूडेंट नहीं कर सकते, वो किसकी जिम्मेदारी लगा दिया? अब नादरा के अफसर बेफाम भी बना रहे हैं और लोगों की रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, ठीक है, या कम से कम उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करके, ठीक है। अब नादरा वालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको टैक्स लॉसेस का भी पता है, उनको एग्जम्पशन, इन बेचारों ने नहीं पढ़ी पूरी, उन्होंने एग्जम्पशन भी पता, उसे पता है, और उसे पता है जनाब इनकम टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है। सेल्स टैक्स फर्दर 2 तरह का होता है, लेकिन शाम से सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, शाम को जनाब नादरा के ऑफिसर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं ताकि उनको क्या समझ आए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो, मर तो नहीं गए, वो कहता है, ठीक है। और मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेट, जो मर्जी करो, ठीक है, मुझे क्या कर, अजीब सा सेक्शन है। कहते हैं इनकम, जो वो वाली इंडिकेटिव इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड बाय द नादरा, बिल्कुल ठीक होंगी। शैल बी नोटिफाइड जो है बाय द बोर्ड टू द रेलिवेंट पर्सन, उसको कहेंगे भाई ये नादरा बीबी ने तुम्हारा क्या निकाला है, ये इनकम निकाली है, चलो इस पे टैक्स दो। वो कहे पागल हो गए हो, नादरा ने कब से ये काम शुरू कर दी, ठीक है। द पर्सन शैल हैव द ऑप्शन टू पे, चूंकि कानून है ना, ठीक है, अच्छा या बुरा। अमेरिका में कानून है कि आप गाड़ी में जाते हुए मछली का शिकार नहीं कर सकते। बकायदा कानून में लिखा गया है, पता नहीं कौन से वाला है, कि आप अगर कार में सफर कर रहे हो तो आप मछली का शिकार नहीं कर सकते। तो बड़ा जबरदस्त है, मतलब ये भी उसी तरह का कोई मुझे लगा। खैर, कानून बनाने वाले चर्च भी पी बैठते हैं कभी। अच्छा, खैर, डिटरमिनेड अमाउंट ऑफ सच टर्म्स कंडीशन इंस्टॉलमेंट्स डिस्काउंट पेनाल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज एट द टाइम लिमिट में भी प्रेस करा। चलो ये पैसे निकालो, अच्छा इंस्टॉलमेंट कर लो, अच्छा देते रहना, खैर है। चले, इन केस द पर्सन डज नॉट पे सच लाइबिलिटी, जो कि नादरा ने निकाली है, वो कोई अपील में नहीं जाएगा, वो कहेगा बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन होगी लाइबिलिटी विद इन द टाइम जो ऊपर बता दिया गया, द बोर्ड शैल टेक एक्शन अपॉन द बेसिस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड अबव। नादरा का जो लिखा हो पढ़ा हुआ है वो तो डसा हुआ पानी नहीं मांगता, तो ये क्यों टैक्स नहीं दे रहा। खैर, इफ पर्सन पे सच लाइबिलिटी द सच पेमेंट, उसने पे भी कर दिया, एफबीआर को कोई नहीं देता, जब उसका नोटिस आता है किस में चले जाते हैं, अपील में चले जाते हैं, ठीक है। और जब नादरा की तरफ से आई, ठीक है, एफबीआर को भी नहीं पता यार ये इनकम कैसे बनती है, नादरा से जाके पूछ लो। कहते नादरा से कहते वो कहते हैं बायोमेट्रिक करो, शनाख्ती कार्ड बनाओ, क्या करने आए हो यहाँ पे, ठीक है। खैर, सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी अमेंडेड असेसमेंट अंडर 120, 122 बेस्ट जजमेंट, किसी भी तरह से वो क्या समझा जाएगा, जैसे कमिश्नर ने की है। तो भैया अब नादरा से भी आपको ना सिर्फ टैक्स वालों से बच के रहना है, बल्कि अब किससे बचना है, नादरा से भी बचना है। वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, ठीक है। तो जी किस बात की, हाँ आज खत्म नहीं हुआ, असल मामला भी शुरू है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता जा रहा हूं, जहां पे आपको लगेगा कि सर जी हमारी बात हो गई है तो हम उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। चले 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 चले, आ जाए।